आगे हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहां रिन ने अपना आपा खोकर किसी बच्चे की बहुत बुरी तरह से धुलाई कर दी थी। इसके बाद शूरा रिन को घसीट के ले जाने लगती है और कहती है कि मैं इसे जापान की ब्रांच में लेकर जा रही हूँ। अगर मेफिस्टो को इससे कोई दिक्कत है तो उससे कहना कि मुझसे आके बात करे। वहीं यूकियो सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि मिशन खत्म हो चुका है। तभी वो सब देखते हैं कि रिन को बिकिनी में कोई लड़की खींच कर लेके जा रही थी। तो कामिकी शमी से पूछती है कि यहाँ हो क्या रहा है, पर शमी कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद शूरा एक गेट के सामने पहुंचती है जहां यूकियो आकर अपनी इन्फिनिटी की से गेट खोलकर सीधा जापान की ब्रांच में पहुंच जाते हैं। यहां शूरा रिन को बताती है ये हमारी जापान की ब्रांच है। ऐसे ही हमारे दुनिया के हर कोने में ब्रांचेस हैं और हमारी मेन ब्रांच रोम में है और हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन 2000 से भी ज्यादा सालों से दुनिया को बचा रही है। तभी वहां मेफिस्टो पहुंचता है। तुम्हारा स्वागत है शूरा, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम हमारे ही क्रैम स्कूल में बताओ स्पाई बनकर आओगी। इतना सा भी भरोसा नहीं है। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने ब्रांच को रिपोर्ट क्यों नहीं किया कि तुम्हारे पास सेटन का बेटा है। मेफिस्टो कहता है कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कुछ नहीं किया है, मैं तो बस इसे ट्रेन कर रहा हूँ ताकि हम सेटन के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सके। 2000 सालों से हम डिफेंसिव ही लड़ रहे हैं, पर पहली बार हमारे पास मौका आया है कि हम ऑफेंसिव होकर उनसे लड़ सके। पर शूरा उससे पूछती है तुमने इसके बारे में रिपोर्ट क्यों नहीं किया। मेफिस्टो कहता है कि अभी ये उतना ताकतवर नहीं है और हम इसे अभी ट्रेन कर रहे हैं। अगर हम इसकी इतनी नल्ली हालत के साथ ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्लान बताते तो जरूर वो रिजेक्ट कर देते। आगे वो उससे पूछती है कि क्या इसमें शीरो का भी हाथ है। मेफिस्टो बताता है कि वही तो उसे बड़ा कर रहे थे। इसके बाद शूरा कहती है कि वो इसे रिपोर्ट जरूर करेगी। वो रिन को इंटेरोगेट करना चाहती है और वो उसे इंटेरोगेशन के लिए ग्रेट सेल में ले जाती है। यहाँ शूरा उसे बताती है कि वो उसके फादर की स्टूडेंट रह चुकी है। इसका मतलब तुम नन थी क्या। नन, मैंने भगवान से एक बार भी प्रार्थना नहीं की। आगे वो बताती है कि वो एक बहुत खतरनाक जगह पर पली बड़ी थी जहाँ हर दिन जीने का चक्कर मौत से टक्कर के बराबर था। पर तभी अचानक से एक आदमी ने आकर मुझे बचा लिया और वो थे शिरो फुजिमोटो। तभी उसके कंधे में दर्द होने लग जाता है। जब रिन उसकी मदद करने आता है वो उसकी तलवार छीन लेती है और उसका मजाक उड़ाने ही वाली थी, पर तभी अचानक से वो अपने डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उससे तलवार लेने की कोशिश करने लगता है। और शूरा सोचने लगती है कि तलवार तो अभी बाहर भी नहीं निकली और ये अपने डीमन फॉर्म में भी आ गया, यानी ये तलवार उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ शिरो शूरा से कहते हैं कि वो रिन को ट्रेन करे क्योंकि शूरा डीमन स्वॉर्ड्स को हैंडल करने में एक्सपर्ट है। ये सुन के शूरा शॉक हो जाती है और कहती है कि इतनी खतरनाक चीज आप एक बच्चे को देना चाहते हैं, इसका नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है मैं और आप दोनों जानते हैं। शिरो कहते हैं कि मैं जानता हूँ, पर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो डीमन स्वॉर्ड यूज करना उसे सिखा सके। वहीं प्रेजेंट में शूरा अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। रिन कहता है कि तुम तो मेरे फादर की स्टूडेंट थी तो तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। शूरा कहती है कि ये सच है, पर ये ऑर्डर्स डायरेक्टली हेडक्वार्टर से आए हैं। उन्हें लगता है कि शिरो फुजिमोटो और मेफिस्टो ब्लू नाइट के दिन से ही सेटन से रिलेटेड कुछ छुपा रहे हैं और मुझे यकीन हो चुका है कि वो तुम ही हो और मुझे परमिशन दी गई थी कि अगर कुछ भी सेटन से रिलेटेड मिले तो मैं उसे खत्म कर दूं और तुम्हारी ब्लू फ्लेम्स ये प्रूफ है कि तुम ही सेटन के बेटे हो। इसके बाद वो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है और उसके एक ही अटैक से रिन की सारी ब्लू फ्लेम्स गायब हो जाती हैं, जिसके बाद रिन को उसके सभी हमलों को डॉज करना पड़ता है। और शूरा को समझ नहीं आता कि शिरो अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा था। क्या वो इस बच्चे के लिए मर गया। वो उसके पास जाती है और कहती है कि शिरो बस एक डरपोक था, तुम मेरे फादर के बारे में कुछ नहीं जानती, वो मुझे बचाते हुए मरे हैं, उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, अपना मुंह बंद रखो। मैं फिर से कहती हूँ शिरो फुजिमोटो डरपोक था, क्या कर लोगे तुम। गुस्से में रिन की फ्लेम्स फिर से वापस आ जाती हैं और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, पर शूरा उसके हर अटैक को आसानी से डॉज कर रही थी। जिसके बाद उसके हमले से वहाँ एक धमाका हो जाता है और शूरा सोचने लगती है कि इसे लड़ना तो बिल्कुल नहीं आता, बस ये इधर उधर हाथ पैर मार रहा है। जिसके बाद वो अपनी टेक्निक से वहाँ स्नेक्स बुला लेती है जिनके अटैक से रिन के फ्लेम्स फिर से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी तलवार रिन के शोल्डर में घुसा देती है। रिन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, तुम आदमी हो यार, थोड़ी इज्जत से मरो, क्या जनानियों की तरह चिल्ला रहे हो। मैं यहाँ नहीं मरने जा रहा हूँ, मैंने उनकी ग्रेव पे कसम खाई थी कि मैं उनके जैसा एक ग्रेट एक्सॉर्सिस्ट बनूंगा और सेटन को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। शूरा कहती है तुम मुझे तो हरा नहीं पा रहे, सेटन को क्या खा कर आओगे। तुम्हारी बातें सुन के हंसी आ रही है। तभी उसे याद आता है कि शिरो ने कहा था कि उसके साथ काम करने में तुम्हें मजा आएगा, वो काफी फनी है। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि तुमने सही कहा था, ये है तो फनी। जिसके बाद वो दरवाजे खोल देती है और रिन से कहती है तुम शिरो से बहुत प्यार करते थे ना। मैंने ऐसा कब कहा। और वो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ करने लगता है। वहीं शूरा सोचने लगती है तुम इतने समय से एक वेपन नहीं बल्कि एक बेटा बड़ा कर रहे थे। इसके
बाद यूकियो उसकी मरहम पट्टी करने लगता है और तभी वहाँ शूरा पहुंच जाती है और उससे एक वुडन स्वॉर्ड देते हुए कहती है, जब तक कि तुम्हें तलवार चलाना नहीं आ जाता कुरिकारा मेरे पास ही रहेगी। जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे मुझे हरा कर इस स्वॉर्ड को ले जाना, जिसके लिए रिन भी मान जाता है। इसके बाद शूरा मेफिस्टो के पास थी और वो उससे कहती है कि मैंने अपनी रिपोर्ट भेज दी है, पर अब मैं यहीं रहकर रिन पर नजर रखूंगी। वहाँ से जाते वक्त शूरा पूछती है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? पर मेफिस्टो कहता है कि मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं, मैं भले ही गहना से आया हूँ पर असाही अब मेरा घर है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम एक डीमन हो, मैं किसी भी डीमन पर भरोसा नहीं करती। उसके जाने के बाद वहाँ अमायमोन आता है और कहता है, क्या भाई तुझ पे तो कोई भरोसा नहीं करता। इसके बाद रिन छत पर बैठा हुआ था जहाँ कुरो भी पहुंच जाती है और उसके पूछने पर रिन बताता है कि वो बस अपने फादर के बारे में सोच रहा था। इसके बाद हम फिर से वही सीन देखते हैं जब रिन बहुत ही गुस्से में था और उसका गुस्सा टीचर के कहने पर भी शांत नहीं हो रहा था। तभी उसके फादर उसे शांत रहने को कहते हैं। रिन कहता है कि उसकी गलती थी, तुमने ये क्या किया? तुमने अपने दोस्त को इतना ज्यादा मारा कि वो हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ है, उसी की गलती है इसमें। उसने मुझे एक डीमन बोला, इसमें उसकी नहीं तुम्हारी गलती थी। इससे उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से चीजें इधर उधर फेंकने लगता है, जिसके बाद शीरो जाकर उसे गले लगा लेते हैं। रिन गुस्से में उन्हें मारने लगता है जिससे उनका चश्मा भी गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर रिन थोड़ा घबरा जाता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम डर गए क्या? इसके बाद वो फिर से उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम नहीं बदलोगे तो एक दिन तुम खुद को अकेला पाओगे। अपनी ताकत से लोगों का नुकसान मत करो बल्कि भलाई के लिए यूज करो, और अगर तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तुम्हारे बहुत ज्यादा दोस्त बन जाएंगे। पर अब उनसे उनका दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो जमीन पर गिर जाते हैं। एम्बुलेंस बुलाओ कोई। इसके बाद एम्बुलेंस पर वो जा रहे थे और उन्हें बताया जाता है कि उनकी 2-3 रिब्स की हड्डियां टूट चुकी हैं। रिन को रोता हुआ देखकर शीरो कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। पर उन्होंने कहा कि आपकी हड्डियां टूट गई हैं। अरे वो तो मैंने जानबूझ के तोड़ी है, अब मेरे हॉस्पिटल में बड़े बूब्स वाली नर्स ख्याल रखेंगी, तुम फिक्र मत करो। वहीं प्रेजेंट में रिन सोच रहा था कि मैं बचपन से ही डैड जितना कूल बनना चाहता था और अब लगता है मुझे बस ट्रेनिंग की जरूरत है। जिसके बाद वो कुरो के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अगले दिन उनके क्रैम स्कूल में शूरो एक टीचर की तरह पहुंच जाती है और इतने संस्कारी कपड़ों में देखकर सभी लड़के उसके पीछे लट्टू हो रहे थे। तभी काफी लेट वहां रिन पहुंचता है और कहता है कि मैं छत पे सोने गया था पर कोई भी मुझे उठाने नहीं आया, होमरूम खत्म होने के बाद भी। पर शूरा उसे अंदर बुलाती है और एक बुक पढ़ने को कहती है। फर्स्ट सेमेस्टर अब खत्म हो जाता है। पाकू वहां से वापस चली जाती है और सिर्फ वहां 7 स्क्वायर बचे थे, जिन्हें यूकियो बताता है कि वो सभी 3 दिनों के लिए ट्रेनिंग कैंप में जाएंगे। इसके बाद वो सभी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपने भारी भरकम बैग उठाकर और अंदर जाना था। वो शूरा से पूछते हैं कि उसका बैग है कहाँ, सामने देखो। और वो सभी देखते हैं कि रिन ने उसके साथ साथ अपना भी बैग उठा रखा था और उसे देख के लगता है कि वो जरा भी नहीं थका था। एक खाली जगह पहुंचने के बाद यूकियो उनसे कहता है कि सभी लड़के मेरे साथ कैंप लगाएंगे और सारी लड़कियां शूरा के साथ मैजिक सर्कल्स बनाएंगी क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे डीमंस होते हैं। आगे सभी लड़के टेंट लगा देते हैं और लड़कियां मैजिक बैरियर बना देती हैं। अब खाना बनाने का वक्त था जहां कामी की सब्जियां काटते वक्त अपना हाथ काट लेती है, जिसके बाद रिन सब्जियां भी काटता है और बहुत ही अच्छा खाना भी बनाता है। और जब वो सभी लोग उसका खाना खाते हैं वो सभी रिन की तारीफ करने लगते हैं। ये सब सुन के उसे बहुत अच्छा लगने लगता है क्योंकि अब उसके भी दोस्त थे। इसके बाद यूकियो उन सभी को एक टास्क देता है। इस जंगल के अंदर 3 लैंटर्न्स हैं और जो भी उस लैंटर्न को जलाकर वापस लेकर आ पाएगा वो भी 3 दिन के अंदर उन 3 लोगों को ऑफिशियल मिशन पे जाने की परमिशन मिल जाएगी। इसके बाद यूकियो सभी को खाने पीने का सामान दे देता है और शूरा रिन से कहती है कि उसे इस मिशन के दौरान अपनी फ्लेम्स का यूज नहीं करना है और अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो तो ब्रांच के लोग तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद सभी लोग लैंटर्न को ढूंढने अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं, पर जैसे ही वो सर्कल से बाहर आते हैं वो चारों तरफ से डीमन बग से घिर जाते हैं। यूकियो बताता है कि इनका लेवल बहुत कम है और ये जंगल में चारों तरफ फैले हुए हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने तरीकों से उन बग्स को खत्म कर रहे थे और जब शैमी अपने फैमिलियर को बुलाती है एक बग उसके पेपर को ही फाड़ देता है। तभी रिन को शैमी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। रिन उन सभी बग्स को वहां से भगा देता है, पर जैसे ही वो देखता है कि शैमी के सर से खून बह रहा है गुस्से में वो अपनी ब्लू फ्लेम्स का यूज करने लगता है, जिससे डर के सभी बग्स भाग जाते हैं। तभी उसे शूरा की बात याद आती है और अपनी ब्लू फ्लेम्स को छुपा देता है। कुछ देर में ही वहाँ ryuji और शीमा शैमी की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी उनके पास कोमरो का मैसेज आता है कि उसने लैंटर्न को ढूंढ लिया है, पर इस चीज में उन्हें उसकी मदद चाहिए। यहाँ सर्कल के अंदर इन दोनों को पता लग गया है कि रिन ने अपनी फ्लेम्स का यूज किया था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ मेफिस्टो और अमायमोन भी पहुंचे हुए हैं। अमायमोन कहता है कि उस लड़की ने कुरिकारा स्वॉर्ड को छुपा दिया है और वो यहाँ पे किसी को मारना चाहता है ताकि रिन को गुस्सा आ जाए, पर मेफिस्टो उसके लिए मना करता है और कहता है कि अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम्हारी खैर नहीं और हम लोग मेरे प्लान
प्लान के हिसाब से काम करेंगे। इसके बाद वो सभी लैंटन के पास पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वो लैंटन तो पूरे मोहल्ले को रोशनी दे सकता है। रियूजी बताता है कि वो एक ऐसा लैंटन है जो कि खुद को जलाने का इंतजार करता है और जो भी उसे जलाता है वो उसके पीछे पड़ जाता है। और रियूजी कहता है कि उसे लगता है कि उनका मेन मकसद अलग अलग लैंटन को वापस ले जाना नहीं है बल्कि टीम वर्क है। इसके बाद वो उस लैंटन को एक बग्गी में रख देते हैं जहाँ कोमरू उसके ऊपर सील लगा देता है और रियूजी पूरे रास्ते भर उसकी सील को एक्टिव रखेगा। शमी आगे का रास्ता दिखाएगी, वहीं वो दोनों उसे बाकी के बग से बचाएंगे और आखिर में बैल बुद्धि बैल की तरह उस बग्गी को खींचेगा और वो सभी मिलकर जाने लगते हैं। तभी आसमान में कोई रेस्क्यू सिग्नल भेजता है तो यूकियो कहता है कि लगता है किसी ने हार मान ली है, हमें उसे बचाने जाना होगा। शूरा उसे अकेले भेज देती है और वो खुद वहीं रुक जाती है। दौड़ते दौड़ते अचानक से ही रिन को रुकना पड़ता है क्योंकि उनके सामने वाला पुल टूट चुका था। तो इसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि पहले वो रिन और गाड़ी को दूसरी तरफ पहुंचा देंगे। उसके बाद शीमा शैमी को उठाकर आधे रास्ते तक जाएगा। वहां पहुंचते ही रियूजी उसके ऊपर से सील हटा देगा, जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगेगा और जैसे ही वो ब्रिज को क्रॉस करेगा वो वापस से उसके ऊपर सील लगा देंगे। पर शीमा की फटी पड़ी थी तो ये काम भी रिन को ही करना पड़ता है। जब वो आधे रास्ते पर पहुंच जाते हैं रियूजी उसके ऊपर से सील हटा देता है, जिसके बाद वो उनका पीछा करता हुआ रास्ते को क्रॉस कर देता है जहाँ कोमरू वापस से उसके ऊपर सील लगा देता है और उनका प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल था। पर रिन जैसे ही पुल के पिलर पे सहारा लेता है वो नीचे गिर जाता है और उस पुल के ऊपर एक सील लगी हुई थी जो कि नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से पुल के अंदर से एक डीमन बाहर आता है और वो रिन को पकड़ लेता है। तो रियूजी शीमा का हथियार लेता है और उसकी मदद से उस सील को उसके ऊपर चिपका देता है, जिसके बाद वो सभी वहां से बचकर भाग जाते हैं। काफी दूर आने के बाद रिन उसका शुक्रिया अदा करता है पर रियूजी कहता है कि मैंने तुम पर एहसान नहीं किया, बस तुम्हारा फेवर वापस लौटाया है और वैसे भी तुम्हारा गोल भी सेटन को हराना है, जिसमें हम सभी दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे। जब वो सभी वहां पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहां कामिकी और एक और लड़का लैंटन को वापस ला चुके हैं। कामिकी बताती है कि उसने अपने डीमन फॉक्स की मदद से उसे यहाँ ले आई, पर शूरा उन सभी को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जब सभी स्टूडेंट्स वहां पहुंच चुके हैं तो हेल्प का सिग्नल किसने दिया था। उसी वक्त वहां अमाइमॉन पहुंच जाता है। शूरा उस मैजिकल सर्कल को एक्टिवेट कर देती है जिससे अमाइमॉन और उसका पेट काफी दूर उड़ते हुए जाते हैं। वहीं मोफिस्टो मस्त बैठकर शो को एंजॉय कर रहा था। अमाइमॉन कहता है कि मैं उसे मार दूंगा, अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे तुम्हें मारना होगा। शूरा सभी से कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, अब उस डीमन अमाइमॉन से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उसका नाम सुन के सभी लोगों को पता लग जाता है कि वो डीमन किंग के 8 बेटों में से एक है। इसके बाद शूरा रिन को छोड़कर सभी के ऊपर होली वाटर डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ यूकियो बग्स डीमंस को मार रहा था, पर तभी उसके सामने एक बड़ा सा डीमन आ जाता है और वो समझ जाता है कि ये किसी की चाल है और वो बाकी स्टूडेंट से उसे दूर रखना चाहते हैं। सभी मदद के लिए फोन मिलाने लगते हैं पर उनका सिग्नल आ ही नहीं रहा था। शूरा रिन से कहती है कि तुम्हें उससे लड़ने के लिए तुम्हारी तलवार की जरूरत होगी और उसकी तलवार उसे वापस दे देती है। पर तुमने तो कहा था कि मुझे अपनी पावर्स को छुपाना है, मुझे पता है कि तुम अपनी फ्लेम्स का यूज एक बार कर चुके हो और ये तलवार सिर्फ अभी के लिए तुम्हें मिल रही है। तभी अचानक से शमी सर्कल के बाहर जाने लगती है और शूरा जब उसका पीछा करती है वो देखती है कि उसकी गर्दन के पीछे कुछ है। तभी वहाँ पर अमाइमॉन आ जाता है और वो कहता है कि मैंने इसके अंदर बग डाल दिया है और अब ये मेरी सारी कमांड्स को फॉलो करेगी। जिसके बाद वो शमी के साथ वहाँ से चला जाता है। रिन अमाइमॉन के पीछे जाने लगता है और जैसे ही उसका पेट उस पर हमला करता है शूरा आकर उसे बचा लेती है और उसकी तलवार वापस दे देती है। जिसके बाद रिन फिर से उसके पीछे जाने लगता है। कुछ दूर आने के बाद वो रुक जाता है। रिन पूछता है तुम उसके साथ करने क्या वाले हो? कुछ भी नहीं, ये तो मेरी रखेल बनेगी। ये सुन के रिन को गुस्सा आ जाता है पर उसके हमले को अमाइमॉन आसानी से ब्लॉक कर देता है और अपना एक ही पंच मारता है जिससे रिन बहुत दूर चला जाता है और वहाँ कुछ ज्यादा ही तबाही मच जाती है। अमाइमॉन पूछता है कि तुम अपनी तलवार को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे, बिना उसके तो तुम कुछ ज्यादा ही आसानी से हार जाओगे। इतनी सारी तबाही को देखकर वो सभी रिन की मदद करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अमाइमॉन रिन का मजाक उड़ा रहा था। उसी वक्त वहाँ उसके दोस्त पहुंच जाते हैं। कोमरू उसके ऊपर पटाखों से अटैक कर देता है जिससे उसके बाल जल जाते हैं। ये देखकर शीमा हंसने लगता है। इससे अमाइमॉन को गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और वो कोमरू का हाथ भी तोड़ देता है और वो रियूजी को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। रिन अपनी तलवार को निकालने के बारे में सोचने लगता है और तब उसे याद आता है कि उन्होंने कहा था कि वो सभी उसके दोस्त हैं। तभी वहाँ यूकियो आकर उससे कहता है कि ये एक चाल है, ऐसा मत करना। पर रिन अपने दोस्तों को बचाना चाहता था और वो अपनी तलवार को निकाल लेता है। उसकी डीमन फॉर्म को देखकर अमाइमॉन सभी को छोड़ देता है और उससे लड़ने पहुंच जाता है। वहीं उसे ऐसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और रिन ब्लू फ्लेम से क्यों घिरा हुआ है। वहीं रियूजी उस कुरिकारा स्वॉर्ड को पहचान जाता है। आगे यूकियो शमी के अंदर से उस बग को निकाल देता है
है और उसी वक्त वहाँ शमी पहुंचती है, जो कि अभी तक अमायमोन के पेट से लड़ रही थी और कहती है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर तभी वो देखती है कि अमायमोन के साथ अपनी डीमन फॉर्म में रिन लड़ रहा है और मेफिस्टो ये सारा शो एंजॉय कर रहा था और वो कहता है कि डीमन हमेशा डिस्ट्रॉय करते हैं, वहीं ह्यूमंस शांति को चूज करते हैं। देखते हैं तुम क्या चूज करते हो। वहीं रिन अपनी पूरी ताकत से अमायमोन पर हमला करता है और वो अपने आखिरी हमले से अमायमोन को हरा देता है। मेफिस्टो अमायमोन को वहां से निकालने के लिए एक मैजिक गेट को समन करता है, पर जैसे ही अमायमोन उसके अंदर जाता है रिन अपनी ताकत से उसे आधे में काट देता है और हम देखते हैं कि ब्लू फ्लेम्स ने पूरी तरह से उसके ऊपर काबू कर लिया है। यूकियो सभी को लेकर रिन और अमायमोन से काफी दूर आ चुका था। वहीं अमायमोन अब रिन से बचकर भागने लगा है और रिन उसका पीछा किए जा रहा है। वहीं मेफिस्टो कहता है जितना मैंने सोचा था इसकी ताकत तो उससे कहीं ज्यादा है, वो स्वॉर्ड भी उसकी पावर को नहीं संभाल सकती। वहीं रिन पूरी तरह से खुद पे से काबू खो बैठा है और वो जानवरों की तरह अपने आसपास की हर चीज पर हमला कर रहा है। इन सब की वजह से उसकी तलवार में क्रैक आ चुका है, जिसके बाद वो मेफिस्टो पर भी हमला करता है, पर वो उसके अटैक से बच जाता है, जिससे रिन सीधा अपने दोस्तों के पास जाकर गिरता है। रिन अभी भी अपने होश में नहीं था और सभी लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर शमी दौड़ती हुई उसे गले लगा लेती है और शमी की बातें सुनकर रिन शांत हो जाता है और उसकी ब्लू फ्लेम्स भी गायब हो जाती हैं। तभी वहाँ पर आर्थर आ जाता है, जो कि न्यूली अपॉइंटेड पैलेडिन है, और वो शूरा से पूछता है कि तुम्हें यहाँ ये पता लगाने के लिए भेजा गया था कि शीरो और मेफिस्टो यहाँ क्या छुपा रहे हैं, और अगर तुम्हें ब्लू फ्लेम से रिलेटेड कोई भी डीमन मिले तो उसे खत्म कर देना चाहिए, पर तुमने हमें इसके बारे में बताया भी नहीं। तभी वहाँ मेफिस्टो भी आ जाता है। काफी समय बाद मिले एंजल, क्या हाल है? मेफिस्टो कहता है कि रिन कोई डीमन नहीं है, पर वो अपनी डीमन स्वॉर्ड निकाल कर रिन को मारने के लिए पहुंच जाता है, पर शूरा अपनी स्वॉर्ड की एंजल फॉर्म को एक्टिवेट करती है, पर एंजल उसके हमले से आसानी से बच जाता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। क्या तुम भी मेफिस्टो के साथ मिली हुई हो? फूजीमोटो चाहता था कि तुम उस लड़के को तलवारबाजी सिखाओ, तुम एक मरे हुए सबसे बेकार पैलेडिन की आखिरी इच्छा तो नहीं पूरी करना चाहती? अबे ओ टकले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुन के वो हंसने लगता है, बिना सर पैर के इंसल्ट करती हो तुम तो। तभी उसे ग्रेगोरी का फोन आता है और वो कहता है मेफिस्टोफेलस, तुम जापानीज ब्रांच के हेड हो, तुम्हें कोर्ट में बुलाया गया है और विटनेस के तौर पर शूरा भी जाएगी और सबूत के तौर पर सेटन का बेटा भी। इसके बाद वो सभी कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ की वहाँ बैठा जज और पैलेडिन एंजल मेफिस्टो को इंटेरोगेट करेंगे और इस केस के लिए द ग्रेगोरी, जो कि ऑर्डर के हाई काउंसिल हैं, वो इस केस को प्रिसाइड करेंगे। जज मेफिस्टो से पूछता है कि जिस लड़के को हम देख रहे हैं क्या वो सेटन का बेटा है? आपने सही कहा योर ऑनर। वहीं यूकियो उसके दोस्तों को बता रहा था कि 15 साल पहले उसके और उसके भाई का जन्म हुआ था और क्योंकि वो सेटन का बेटा है उसके पास ब्लू फ्लेम्स की पावर्स हैं। कोमरू कहता है कि आप दोनों तो ट्विंस हैं, तो आपके पास भी सेम पावर्स हैं। यूकियो कहता है कि नहीं, मैं बस एक आम इंसान हूँ। ग्रेगोरी उससे पूछते हैं, हमें बताया गया था कि तुमने और मेफिस्टो ने कहा था कि कुरिकारा की मदद से तुमने सेटन के बेटे को मार दिया है, क्या वो सब झूठ था? बिल्कुल सही पकड़े हैं, हमने अभी तक इसे छुप कर पाला है और सच्चाई तो ये है कि उस दिन एक नहीं बल्कि 2 बच्चों ने जन्म लिया था, पर उनमें से सिर्फ एक बच्चे के अंदर ही सेटन की पावर्स थी। उस दिन मैंने फूजीमोटो के साथ मिलकर कुरिकारा स्वॉर्ड में इस बच्चे की सारी पावर्स को सील कर दिया था। तुमने सेटन के बेटे को अभी तक जिंदा क्यों रखा है? क्या मतलब क्यों? सेटन से लड़ने के लिए? सेटन को मारने के लिए? ये हमारा सबसे ताकतवर हथियार बनेगा। वहीं दूसरी तरफ यूकियो और बाकी सभी रिन की स्वॉर्ड को रिपेयर कराने पहुंचे हैं। मेफिस्टो रिन को उसके साथ ही रखना चाहता है, पर सभी गिरगोरियस के खिलाफ है, क्योंकि अगर वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया तो उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसी वक्त वहाँ अमायमोन पहुंच जाता है। उससे लड़ने के लिए शूरा और एंजल जाते हैं और वो उसके पेट को भी हरा देते हैं, पर इससे अमायमोन को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों की धुलाई करता हुआ कोर्ट रूम में पहुंच जाता है। अमायमोन रिन को मारने जाने लगता है, पर बैरियर की वजह से ऐसा नहीं कर पाता, तो जमीन पे मुक्का मार के वो वहाँ बने मैजिक सर्कल को ही तोड़ देता है, जिससे रिन का क्रिस्टल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो रिन को मारने जाने लगता है, पर उसी वक्त उसके दोस्त वहाँ पहुंच जाते हैं और वो उसकी स्वॉर्ड लेकर आए थे। अमायमोन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो सभी उसके अटैक से बचते हुए रिन तक उसकी स्वॉर्ड को पहुंचा देते हैं। स्वॉर्ड के पास आते ही रिन अपने होश में आ जाता है। रिन अमायमोन से लड़ना शुरू कर देता है और बड़ी आसानी से उसे हरा भी देता है। उसकी पावर्स को देखकर वो सभी मेफिस्टो की बात मान जाते हैं, पर उनकी कुछ कंडीशंस भी हैं। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचता है, वहाँ चीजें काफी ऑकवर्ड थी। वो सभी छोटे छोटे डीमंस को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और कोमरू रिन के आते ही वहाँ से जाने लगता है। रिन उससे बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज सुनते ही कोमरू डर जाता है। वहीं जो कंडीशंस उन्होंने बताई थी उनमें से पहली कंडीशन ये है कि रिन को 6 महीनों के अंदर ऑथराइजेशन एग्जाम पास करना होगा और दूसरी शर्त ये है कि उन्हें रिन के ऊपर 24 घंटे नजर रखनी
होगी। इसके बाद शूरा रिन की ट्रेनिंग शुरू कर देती है, क्योंकि अगर वो अपनी फ्लेम्स को कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो फिर से अपने ऊपर से काबू खो बैठेगा। वो रिन से कहती है कि उसे तीनों कैंडल को एक साथ जलाना होगा, पर बार बार उससे कुछ न कुछ गलती हो ही जा रही थी। कभी उससे कोई कैंडल जलती थी और कभी कभी तो वो पूरी कैंडल्स को ही जला देता था। इसके बाद शूरा और यूकियो वहाँ कंपटीशन शुरू कर देते हैं कि पहले कौन हारेगा। वो अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। वहीं रिन बार बार फेल होकर परेशान हो जाता है और गुस्से में जब वो चिल्लाता है वो गलती से उन दोनों के कपड़े ही जला देता है। अरे तुमने देखा, तुम्हारे कपड़े जल गए पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरा कंट्रोल बेहतर हो गया है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? गलती से मिस्टेक हो गई, सॉरी। अगले दिन कुछ एक्सॉर्सिस्ट एक बंदे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक मंदबुद्धि बालक उस एरिया के अंदर चला जाता है। उसी वक्त एक आदमी उसे पकड़कर हॉस्टेज बना लेता है। तभी जो एक्सॉर्सिस्ट उसका पीछा कर रहे थे वहां पहुंच जाते हैं। टोडो उससे कहता है कि बच्चे को छोड़ दो, तुम्हें उसकी जान लेकर कुछ नहीं मिलेगा, वैसे भी तुम घिर चुके हो। पर वो उनकी नहीं सुनता और अपने हाथ में रखे फ्लास्क को खोलने जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम रिन को देखते हैं, जो कि अभी भी प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है और उसकी जरा भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। तभी वहां पर शूरा पहुंच जाती है। उसे देख कर रिन हैरान हो जाता है, क्योंकि इस जगह के बारे में उसके अलावा कोई और नहीं जानता था। पर शूरा कहती है कि मुझे तुम पर नजर रखने को कहा गया है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता चलेगा? मुझे पहले दिन से पता है कि तुम यहाँ आते हो। तभी उसे किसी का फोन आता है और जहाँ वो बंदा था वहाँ एक बड़े से एरिया को घेर दिया गया है, जहाँ यूकियो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाता है। वो अपना इंट्रोडक्शन दे ही रहा था, तभी पीछे से रिन और शूरा भी पहुंच जाते हैं। उसे देख के वो सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि रिन का वहाँ होना खतरनाक हो सकता है। पर शूरा कहती है कि फिक्र मत करो, मैं कुत्ते की तरह इसे बांध कर रखूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस फ्लास्क के अंदर कोई टॉक्सिक गैस थी, जिससे 30 से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और उनके पास डॉक्टर्स की कमी है। वहीं इस गैस के असर में वो बच्चा डायरेक्टली आया था और अगर वो अभी तक नहीं मरा है तो कुछ देर में जरूर मर जाएगा। टोडो बताता है कि उस मास्टरमैन ने इम्प्योर किंग की लेफ्ट आई चुरा ली है और वो बच्चे को हॉस्टेज बना के एक बिल्डिंग में छुपा हुआ है। तो अभी उस बच्चे की मदर वहां आती है और कहती है कि मेरे बच्चे को तुम बचा लोगे ना? इससे पहले कि कोई कुछ कहता, रिन प्रॉमिस कर देता है कि उसके बच्चे को वो जरूर बचाएगा। तभी यूकियो उसे पीछे ढकेलता है और बच्चे की माँ से कहता है कि हमें सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, हम आपको किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं दे सकते। जिसके बाद यूकियो और रिन में इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती है। तभी शूरा उसे पकड़कर कहीं ले जाने लगती है और यूकियो और टोडो उस मास्टरमैन को पकड़ने चले जाते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि टोडो की फैमिली कई जनरेशन से उस लेफ्ट आई की प्रोटेक्शन में लगी हुई है। वो अपने साथ एक बर्ड को लेकर आए थे, जो कि पॉइजनस गैस के कांटेक्ट में आते ही बोलना बंद कर देती है। तभी वहाँ रिन पहुंच जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और शूरा कहाँ है? शूरा को तो मैंने कहीं छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ है वो, और मैं निकल आया। फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उस बच्चे को जरूर बचाऊंगा। जिसके बाद वो उस बर्ड को लेकर आगे जाने लगते हैं। तभी वो बोलना बंद कर देती है और उनके सामने वही मास्टरमैन था। यूकियो उसे शूट करने लगता है, जिससे वो बंदा डिसअपीयर हो जाता है। रिन उस बच्चे की मदद करने जाता है और यूकियो इम्प्योर किंग की आई को उठा लेता है, पर वो देखता है कि वो आंख तो नकली थी। तभी कोई यूकियो पर पीछे से हमला करता है और हम देखते हैं कि वो टोडो था और वो असल में एक डीमन बन चुका है। यूकियो बच्चे को लेकर रिन को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन जब रिन वहाँ से जा रहा था टोडो उसके ऊपर हमला कर देता है। रिन उससे बचने के लिए अपने फायर को एक्टिवेट करता है, पर इससे उस बच्चे को दर्द होने लगता है, क्योंकि उसका इन्फेक्शन बढ़ने लगा था। इससे यूकियो का ध्यान भटक जाता है और टोडो उसे जमीन पर पटक देता है। टोडो बताता है कि उसकी फैमिली ने बचपन से बड़े होने तक सब कुछ प्लान कर दिया और मैं एक कुत्ते की तरह ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली को फॉलो करता चला गया। मैं अपने फादर और भाई जैसा बनना चाहता था, पर आखिर में उससे मुझे मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो आखिर में मैंने अपनी असली फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया और मुझे पता चला कि मैं अपनी फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ तक कि इस पूरी दुनिया से नफरत करता हूँ। तुम बस कमजोर हो जो एक डीमन के बहकावे में आ गया। हर दिल में कमजोरी होती है, तुम्हारे भी। चलो समय हो चुका है, अब मुझे चलना चाहिए। समय आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा और जब ऐसा होगा मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार रहूंगा। तब रिन यूकियो को बुलाता है और बताता है कि मेरी फ्लेम्स ने ग्रोथ को जला दिया था और जब उसकी बॉडी रिकवर होने लगी तो अचानक से ही उसकी हालत और खराब हो गई। तो अभी यूकियो अपना सूट उतार देता है। रिन कहता है कि तुम बीमार हो जाओगे, मुझे करने दो, तुमने आज के लिए बहुत कर दिया है। जिसके बाद वो बच्चे को दवाई दे देता है। इसके बाद वहाँ मफिस्टो आता है। मफिस्टो बताता है कि असली लेफ्ट आई भी चोरी हो चुकी है और यहाँ तक कि राइट आई को चुराने की भी लोगों ने कोशिश की थी, तो इसीलिए मैं एक एलीट यूनिट बना रहा हूँ जो कि जल्द से जल्द उस लेफ्ट आई को वापस लेके आ सके और इस यूनिट में यूकियो भी शामिल है। वहीं रिन और शूरा एक ट्रेन स्टेशन पर जाते हैं और उन सभी को क्योटो जाना था और वो जाके ट्रेन में बैठ जाता है। वहाँ सबसे पहले शमी आती हुई दिखती है। रिन उससे बात करता है पर शमी कोई जवाब नहीं देती और वो मुड़ के वापस जा ही रही थी। तभी वहाँ पर बाकी के क्लासमेट्स आ जाते हैं जिनसे वो बड़े ही अच्छे से बात करती है। रिन उनसे भी बातें
करने की कोशिश करता है, पर वो सभी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। कोमरू कहने लगता है कि आखिर ये हमारे साथ है क्यों? अगर फिर से इसने कंट्रोल खो दिया तो? उनकी बातें सुन के रिन उदास हो जाता है। तभी वहाँ कामिकी आती है और वो रिन के पास ही बैठ जाती है। इसके बाद शूरा सभी को बताती है कि डिमोनिक लेफ्ट आई किसी ने चोरी कर ली है और चोर अकेला काम नहीं कर रहा था। डीप कीप का वार्डन टोडो भी उसके साथ मिला हुआ था और इसी दौरान कुछ लोगों ने इम्प्योर किंग की राइट आई को भी चुराने की कोशिश की, पर वो फेल हो गए। कामिकी के पूछने पर वो बताती है कि इम्प्योर किंग एक अपर लेवल डीमन था जिसने की एडो पीरियड में कई तरह की बीमारियों को फैलाकर लगभग 40,000 लोगों की जान ले ली थी। फुकाकू उस मॉन्क का नाम था जिसने उस डीमन को एक्सरसाइज किया था और सबूत के तौर पर उसने उसकी दोनों आंखें निकाल ली। उसकी आंखें टॉक्सिक गैस रिलीज करती हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हमारा मिशन वहाँ के वुंडेड लोगों का ख्याल रखना और राइट आई को डिफेंड करना है। रिन कामिकी से पूछता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? कामिकी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें शायद पता नहीं, पर बहुत सारे लोग डीमन और ह्यूमन के हाइब्रिड्स हैं और कई सारे तो एक्सोसिस्ट भी। पर शायद लोगों की मेन प्रॉब्लम ये है कि तुम सेटन के बेटे हो और ट्रू नाइट ऑर्डर ने तुम्हें शायद इसलिए नहीं मारा है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम फायदे की चीज हो या नुकसान की। तो मैं हर चीज में फालतू की नौटंकी नहीं कर सकती जैसे कि कुछ लोग करते हैं। ये सब सुन के रिन कहने लगता है, तुम तो अच्छी हो, तुम ये सब मुझे अच्छा फील कराने के लिए कह रही हो, तुम सच में कितनी अच्छी हो। ये सब सुन के वो शर्माने लगती है और कहती है कि मैं कुछ लोगों की तरह कायर नहीं हूँ। तभी वहाँ रियूजी खड़ा हो जाता है और रिन और उसमें बहस छिड़ जाती है। तुम्हारी ब्लू फ्लेम्स लोगों की जान लेती है, उसी ने उनके फैमिली मेंबर्स को मारा है। जो हुआ वो बहुत बुरी बात है, पर उसका मैं कारण कैसे हो सकता हूँ? तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जब रिन को एंजल लेके जा रहा था और ये सब उसके दोस्त देखते हैं। रिन कहता है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ यार, तुम्हारे जैसा ही तो हूँ, यही बस है पूछ को छोड़ के। इस चीज को भला हमारे साथ कैसे छोड़ सकते हैं वो सब? और शमी भी रोने लगती है और कहती है कि इसमें कुछ भी फनी नहीं है। इसके बाद वो सभी इन में पहुंच जाते हैं और जो उस इन को ओन करते थे वो रियूजी के पेरेंट्स थे। रियूजी की मॉम बड़े ही प्यार से सभी का स्वागत करती है। तभी वो अपने बेटे को देखती है और उसकी बुरी तरह से पिटाई करने लगती है। तुम क्या मुर्गी बनने की सोच रहे हो? ये बालों को कलर क्यों करा हुआ है तुमने? शूरा वहाँ पर जो रहते थे उन्हें अपने फैमिली मेंबर से मिलने को कहती है और बचे खुचे लोग घायल लोगों की मदद करेंगे। रिन भी उनकी मदद करने जा ही रहा था, पर एक एक्सॉर्सिस्ट उसे रोक देता है और कूड़ा उठाने की जॉब दे देता है। वहीं दूसरी तरफ वो सभी शीमा के फादर से मिलने आए थे। याओजो कोमरू का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने सभी का ध्यान रखा है। कोमरू कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो जमई नल्ला था। तभी शीमा कहता है कि मैंने भी अपनी जान कई बार खतरे में डाली है, तुमने सिर्फ अपने बालों को पिंक करा है। ये क्या हरकतें हैं तुम्हारी? क्या तुम्हारे यही संस्कार हैं? वहीं बाहर रिन वाटरमेलन्स को देख के ललचा ही रहा था। तभी उसकी मुलाकात रियूजी के फादर से होती है जो कि कहते हैं कि अगर तुम इन्हें काटने वाले हो तो घायल लोगों को भी दे देना। रिन उसे देख के समझ जाता है कि उसने पी रखी है और उनकी पर्सनैलिटी उसे बिल्कुल अपने फादर जैसे लगती है। इसके बाद वो दोनों बातचीत करते हैं जहाँ रिन को पता लगता है कि वो रियूजी के फादर हैं और जैसा उसने सोचा था रियूजी की फैमिली वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। और रिन बताता है कि अभी रियूजी और उसकी ज्यादा नहीं बनती और ओसामा कहते हैं कि तुम्हारा भी सेम हाल है, मेरे बेटे के साथ तो मेरी भी नहीं बनती। रिन उन्हें काट के सब तक पहुंचाने ही वाला था, तभी वो वहां से निकल लेते हैं और उसे समझ नहीं आता कि वो दरवाजे से क्यों नहीं जा रहे। तभी हम कुछ लोगों को आपस में लड़ता हुआ देखते हैं जो कि उस अटैक के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे और दोनों ही एक दूसरे पर हमला शुरू कर देते हैं। पर इससे पहले कि उनका झगड़ा और ज्यादा बढ़ता, वहाँ रियूजी आकर उन्हें रोक देता है और उन्हें डांट लगाता है कि एनिमी हमारे घर में घुस चुका था, हम आपस में नहीं लड़ सकते। ये सुन के एक लड़की कहने लगती है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो वो अपने बाप से कहो। एक हाई प्रीस्ट की तरह एक्ट करने की जगह वो नशे में घूमता रहता है और सभी लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। इसके बाद रियूजी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ रियूजी अपने फादर की बहुत इज्जत करता था और कभी कभी उनके साथ मंत्रों को पढ़ने भी पहुंच जाता है। प्रेजेंट में फील्ड ऑफिस में खाना ले जाने के लिए रियूजी की मॉम मदद मांगती है तो रिन कहता है कि इन सब चीजों के लिए तो वो अकेला ही काफी है, तुम क्या ऐसे ही खड़े रहने वाले हो? डिनर पहुंचाने के बाद रियूजी वहां से निकल जाता है और रिन उसका खाना पीछे से लेकर आता है और उसकी बड़बड़ सुनकर रियूजी गुस्से में सब कुछ लेकर वहां से निकल जाता है। आगे कोमरू भी बहाना बनाकर वहां से चला जाता है और बेचारा शीमा रिन के साथ अकेला बचा था और बेचारा घबराया घबराया सा उसके साथ लंच करने बैठता है। वाह, ये लंच कितना अच्छा है ना, तुम इतने दूर क्यों बैठे हो? तुम भी बाकियों की तरह मुझसे डरते हो है ना? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम, मेरी फटी पड़ी है। चलो छोड़ो यार, मुझे पहले से ही पता था तुम अनकूल हो। क्या कहा तुमने? अनकूल? मैं तुम्हें बता दूं मैं सबसे ज्यादा कूल हूँ। ये सुन के रिन हंसने लगता है। क्या कहा तुमने? सबसे ज्यादा कूल? तुम मेरी कूल लोगों की लिस्ट में सबसे नीचे आते हो, कूरो के भी नीचे। ये सुन के शीमा और ज्यादा भड़क जाता है और तभी वो रियलाइज करता है कि वो रिन से नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। तुम्हें अवॉइड करना ज्यादा मुश्किल है तो मैं हार मानता हूँ। बिल्कुल सही, कोई फायदा नहीं है अवॉइड करके। रियूजी और कोमरू
कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं और तुम बहुत ज्यादा अनुकूल। Why you gotta ruin the vibe? इसके बाद हम रियूजी को देखते हैं जो कि अकेला बैठा हुआ था और वो याद करता है कि ब्लू नाइट की वजह से उनका टेम्पल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसकी वजह से काफी सारे मेंबर्स क्लैन को छोड़कर जाने लगे हैं और उनकी पैसों की भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। रियूजी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि फादर जरूर पैसों का इंतजाम कर लेंगे और वो बड़ा होकर सेटन को जरूर हराएगा। जिसके बाद उसे पता लगता है कि उसके फादर ने उस मूर्ति को कहीं छुपा दिया है जिसे वो वर्शिप किया करते थे। उन्होंने पूरे मेओडा क्लैन को धोखा दिया है। आगे याओजा बचे खुचे क्लैन मेंबर्स को बता रहे थे ब्लू नाइट के बाद से हमें कई सारी प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है, तो इसीलिए मेओडा क्लैन अब ट्रू क्रॉस ऑर्डर को ज्वाइन करेगा। वहीं ऐसे मुश्किल समय में सब कुछ संभालने की जगह रियूजी के फादर सब कुछ याओजा और उवाबामी पर छोड़ देते हैं। तभी वहाँ उवाबामी आता है जो उसे बताता है कि कुछ समय पहले जो उनके टेम्पल पर हमला हुआ था उसमें अपने टेम्पल के ही किसी बंदे का हाथ है और उसका पता लगाने के लिए वो रियूजी की मदद मांगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रियूजी की टीम जो कि लेफ्ट आई को ढूंढने की कोशिश कर रही है, उन्हें एक रुकी हुई कार दिखती है, पर जब वो वहां पहुंचते हैं उन्हें कार के अंदर बस सड़ी हुई लाशें मिलती हैं। वहीं अगले दिन रिन और बाकी सभी ढंग से सो नहीं पाए थे क्योंकि उनके जूस के कैंस शूरा के अल्कोहल से रिप्लेस हो गए थे। रियूजी के वहां से जाने के बाद शीमा आता है जो कि पहले की तरह रिन से बात करने लगता है, जो देख के कुमरू शॉक हो जाता है। तभी रेंजो का बड़ा भाई आता है और आता ही उसके मुंह पर लात मार देता है। जिसके बाद उसका एक और भाई जूजो आता है। शीमा उन सभी को अपने दोस्त रिन से मिलवाता है और सभी फिर साथ में खाना खाने लगते हैं। जूजो कोमरू को भी अपने साथ बुलाता है पर वो कहता है कि उसका खाना हो चुका। इसके बाद शीमा से कोमरू मिलने जाता है और कहता है कि तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो, क्या तुम भूल गए वो सेटन का बेटा है। शीमा कहता है कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और हम दोनों ही जानते हैं कि रिन अच्छा इंसान है, तुम्हें भी इतना ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो सभी एक मीटिंग में पहुंचते हैं और ये मीटिंग याओजा ने इसलिए बुलाई थी ताकि वो उनके अंदर छुपे हुए ट्रेटर को ढूंढ सके। जहां जूजो उस रात की घटना के बारे में बताता है उसे रिचुअल की आग थोड़ी अजीब से लग रही थी, तो ये देखने के लिए उसने तात्सुमा को बुलाया और वो उन फ्लेम्स को चेक करने पहुंच जाते हैं। जहां मामोशी उनसे कहती है कि आप ऑर्डर को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, पर तात्सुमा कहते हैं मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की वजह से बिजी रहता हूँ। मामोशी कहती है कि जब हमारे फाउंडर ने उस मॉन्स्टर को हराया था सिर्फ उसकी राइट आई बची थी जो कि उन्हें घूर रही थी। उन्होंने मेओडा क्लैन सिर्फ उस राइट आई को सील्ड रखने के लिए ही बनाया था। जो भी मेओडा क्लैन में पैदा होता है ये उसकी जिम्मेदारी है, आखिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। तात्सुमा कहते हैं कि माफ करना, पर अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं जरूर आऊंगा। तभी वो आग कंट्रोल से बाहर चली जाती है और तात्सुमा सभी को वहां से जाने को कहते हैं। वो मंत्रों से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं पर वो आग कंट्रोल में नहीं आती और वो धीरे धीरे उस सील्ड आई की तरफ बढ़ने लगती है। मामोशी उस आई को हटाने जाने लगती है। ये देखकर जूजो उसे वहां से गिरा देता है पर उस आग की वजह से वो जार पिघलने लगता है और वो सील भी टूट जाती है। याओजा उस आई को कंट्रोल करने के लिए उस पर चढ़ जाते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी उसमें एक छोटा सा धमाका होता है तो वहाँ टोटल 6 लोग थे, मेरी 3 बेटियां जूजो, याओजा और हाई प्रीस्ट तात्सुमा। इसके बाद वो टोडो की रिपोर्ट निकालते हुए कहते हैं कि लेफ्ट आई को चुराने में इसका हाथ था और क्रैम स्कूल में जूजो और मोमोशी उसके स्टूडेंट्स थे। वो अपनी सफाई देने लगते हैं कि वो बस उनका टीचर था, पर कुछ देर में ही मामोशी जूजो पे इल्जाम लगाने लगती है, जिसके बदले में जूजो भी वैसा ही करता है और कहता है कि तुम ही हो जो हादसे के वक्त उस आई को लेने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि वो तो बस आई को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और उसे रियूजी के डैड पर ज्यादा शक है क्योंकि वो उस वक्त ऐसे मंत्र का यूज कर रहे थे जो उसने पहले कभी नहीं सुना था, जिससे कई लोगों का शक रियूजी के डैड पर चला जाता है क्योंकि वो उस मीटिंग में भी नहीं आए थे। जिसके बाद उन सभी में बहस छिड़ जाती है कि तात्सुमा ट्रेटर है या फिर नहीं है। तभी याओजा इस मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं और कहते हैं हम कभी बाद में मीटिंग रखेंगे जब मास्टर अवेलेबल होंगे। इसके बाद हम शमी को देखते हैं जो कि कामिकी के साथ इंजर्ड लोगों का ध्यान रख रही थी, पर तभी उसका पैर फंसने की वजह से हर्बल टी कामिकी के ऊपर गिर जाता है, जिसपे एक एक्सॉर्सिस्ट उसे गार्डन से जड़ी बूटी लाने का काम दे देते हैं। वहीं बेचारी शमी जाते हुए वहां से सोचने लगती है कि वो कितनी यूजलेस है और वो अपने पास्ट को याद करती है कि उसकी जिंदगी तो गार्डन में ही बीत जाती, बाहर की दुनिया तो सिर्फ उसने रिन और यूकियो की वजह से देखी है। और उस रात के बाद से जब से उन डीमंस ने उसके पेपर को फाड़ा था उसके बाद से ही वो मी को भी समन नहीं कर पाई है और उसे पता है कि रिन उसको बचाने के लिए उस रात को लड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी तभी वहां कामिकी आ जाती है। आगे कामिकी उससे पूछती है क्या हुआ बे कबूतर, काय को दुखी है। वो उसे सारी बातें बताते हुए रोने लगती है कि कैसे वो जमाई नल्ली है और बार बार उसे अपने दोस्तों पर बोझ बनना पड़ता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कभी उनकी मदद नहीं कर पाएगी और कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। यही वजह है कि रिन और यूकियो उन चीजों से अकेले ही जूझते रहे और उसे कभी नहीं बताया। वहीं
दूसरी तरफ छत पे रिन की प्रैक्टिस चल रही थी और वो बार बार छत पे ही आग लगा देता है। कामिकी उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम बिल्कुल एक मच्छर की तरह ढीठ हो। वहीं ये सुन के बुरा लगने की जगह वो उल्टा मोटिवेट हो जाती है और कहती है कि अब वो बेहतर फील कर रही है। वहीं रिन को प्रैक्टिस करते करते शाम हो जाती है और अभी तक उसने जरा भी इम्प्रूवमेंट नहीं की थी। शूरा उससे कहती है तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम बार बार बूम के बारे में सोचते हो। बूम नहीं, पूफ के बारे में सोचो। फूफ फूफ क्या है? फूफ 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 फूफ। और गलती से ही सही पर 2 कैंडल्स बिल्कुल सही तरीके से जल जाते हैं। इसके बाद उसे कोमरू दिखता है जो कि अपनी फैमिली के ग्रेव पर प्रे कर रहा था। रिन उससे बात करने जाता है पर कोमरू फिर से वहां से भागने लगता है। रिन गुस्से में कूद के उसके सामने आ जाता है। तुम भाग कहाँ रहे हो? मैं तुमसे बस बात करना चाहता हूँ। कोमरू कहता है तुम बस रियूजी से दूर रहो, वो पहले ही इतनी मुश्किल में है। मैं रियूजी की नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, ना पेरेंट्स है, ना ही रिलेटिव्स, ना ही शीमा और रियूजी जैसा टैलेंट। मेरे फैमिली के मरने के बाद मियोदा के लोगों ने ही मुझे बड़ा किया है और मैं एक दिन इस लायक बनना चाहता हूँ कि मियोदा क्लैन के लिए कुछ कर सकूं। सिर्फ मियोदा ही मेरे लिए एक जगह है और जो भी उस जगह के लिए खतरा बनेगा वो मेरा दुश्मन है। अच्छा बस इतना ही है ना? मैं समझ सकता हूँ। तो अगर मैं साबित कर दूं कि मैं खतरा नहीं हूँ तो हम दोस्त बन सकते हैं ना? मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरे सामने इतना डरते क्यों रहते हो। मेरी फ्लेम्स तो अभी तक मेरे कंट्रोल में आई भी नहीं। जिसके बाद वो ट्रेनिंग पे जाने लगता है पर जाते वक्त कहता है ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम भूल रहे हो, तुम्हारे दोस्त अभी भी हैं तुम्हारे पास। और वो याद करता है कि शीमा ने उससे क्या कहा था कि रिन अच्छा इंसान है और वो रोने लगता है। वहीं रात को भी रिन की ट्रेनिंग चल रही थी और ये सारी चीजें शमी काम करते वक्त देख लेती है और कहती है कि वो भी अपनी ताकत को बढ़ाएगी ताकि वो उसके लेवल तक पहुंच सके।